जनरली जो इनफर्टिलिटी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और फीमेल के खास तौर से बात कर रहे हैं। इनफर्टिलिटी तो दोनों में ही हो सकती है, ये कभी नहीं मानना है, क्योंकि पहले के ज़माने पर हम लोग सोचते थे गांव में, देहात में या ऐसी जगहों पर जहां लोग शिक्षा की कमी थी, यानी कि जहां शिक्षित नहीं थे, तो उस समय पर लोग केवल और केवल इनफर्टिलिटी का जो कारण है वो फीमेल को ही मानते थे कि फीमेल की वजह से ही बच्चे पैदा नहीं होते। जबकि आज की डेट में मॉडर्न साइंस ने बहुत सारी तरक्की की है और ये बताया कि दोनों में ही कमी हो सकती है, मेल के अंदर भी हो सकती है, फीमेल के अंदर भी हो सकती है। हमने इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा है, जाना है कि मेल के अंदर भी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं इनफर्टिलिटी में, और खास तौर से उसमें स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी पर ज्यादातर बात की जाती है कि स्पर्म की क्वालिटी यानी कि उसके अंदर कितने स्वस्थ स्पर्म है इस पर डिपेंड करता है। क्वांटिटी यानी कि कितने स्पर्म पैदा हो रहे हैं एक बार इजैकुलेशन में, एक बार इंटरकोर्स में, उसमें ये कहा है कि लगभग 2.5 से 3 ml का सीमेन पास आउट होता है और उसमें 30 से 40 करोड़ स्पर्म पास आउट होते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि कम से कम 25 से 30 करोड़ तो स्पर्म होने ही चाहिए। तो अगर स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी गड़बड़ है तो भी इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं जो कपल हैं। क्यों? क्योंकि जहां तक हमने अभी पढ़ा कि 30 से 40 करोड़ स्पर्म यहां पास आउट हो रहे हैं, लेकिन यहां पर कितने पहुंच रहे हैं? 3 से 4 हजार पहुंच रहे हैं। तो जिसके केवल 10 करोड़ ही पहुंच रहे होंगे तो यहां तो केवल 1,000 ही पहुंचेंगे। तो 1,000 वो काम कर ही नहीं सकते, 1,000 वो लोग काम ही नहीं कर सकते जहां 3 से 4 हजार लोगों की जरूरत है। तो ये भी एक कारण है मेल की, जो मैं बात कर रहा हूं मेल के अंदर ये भी है कि स्पर्म का नेचर क्या है। अगर स्पर्म एसिडिक नेचर का खुद ही है तो यहां तो पहले से ही एसिडिक नेचर है वेजाइना का, तो वहां पर वो और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। कई बार स्पर्म क्या है, 2 मुंहे हो जाते हैं, यानी कि एक मुंह की जगह 2 मुंह निकल जाते हैं। अब 2 मुंह निकल जाते हैं 2 डायरेक्शन में, एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में नहीं भाग पा रहे हैं, है ना। एक ऐसा भी होता है कि स्पर्म की पूंछ जो है वो 2 पूंछें निकल आती हैं, तो उस समय पर भी उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो स्पर्म का सही बनना, सही क्वालिटी में बनना और सही क्वांटिटी में बनना मेल के लिए बहुत जरूरी है अगर इनफर्टिलिटी केस में देखा जाए तो मेल और फीमेल दोनों ही जिम्मेदार होती हैं। हाँ, फीमेल को थोड़ा सा ज्यादा हम रिस्पॉन्सिबल कहेंगे, जिम्मेदार नहीं कहेंगे, रिस्पॉन्सिबल कहेंगे, क्योंकि फीमेल के अंदर 9 महीने तक बच्चा डेवलपमेंट होता है, वो तैयार होता है, इसलिए थोड़ी फीमेल की जिम्मेदारी ज्यादा है। देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी के। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का मतलब है कि बॉडी टेम्परेचर की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। बॉडी टेम्परेचर की इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है कि जब एग मैच्योर होकर ओवरी से बाहर निकलता है तो उस दिन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और बढ़ते समय पर जब वो बढ़ेगा तो एक हीट जनरेट होती है, और उस दौरान अगर 1 से 2 दिन के बीच में ये एक सिम्टम्स है, यानी कि एक सिग्नल है, यानी कि एक लक्षण है कि इस समय पर ओव्यूलेशन हो गया, यानी कि एग बाहर आ गया, अगर उस अकॉर्डिंग इंटरकोर्स करा जाता है तो वहां पर प्रेगनेंसी ठहरने के लगभग चांसेस होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि फीमेल को जब अपना कोई इलाज करा रही होती है ऐसी फीमेल, तो डॉक्टर्स जो है गायनी वो कहती है कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को जरूर आपने नापना है। जब आपको लगे कि पीरियड्स आने वाले हैं या पीरियड्स का टाइम है तो उस समय से आप अपने 10-1 दिन का बॉडी टेम्परेचर जरूर आप नापिए, ताकि एक अंदाजा आ जाएगा कि इन फ्यूचर में जब आपके पीरियड्स आने वाले होंगे तो यानी कि अब ओव्यूलेशन हो गया, एग वहां से बाहर आ गया। लेकिन जिस फीमेल का टेम्परेचर डाउन ही रहता है तो उन बॉडी में टेम्परेचर का डाउन होने से तो पता ही नहीं चलेगा कि ओव्यूलेशन हुआ कब, यानी कि एग बाहर कब आया, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है कि ना। वो कहते हैं ना कि राइट टाइम पर इंटरकोर्स करना भी जरूरी है। अब बताया आपको कि ये जब फर्टिलाइज होगा तो ये फैलोपियन ट्यूब में ही होगा, है ना। अब फर्टिलाइज होगा तो फैलोपियन ट्यूब में होगा, तो नहीं होगा। अब एग पहुंच गया यूट्रस में, जब भी हम प्लानिंग करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, ये यूट्रस में एग होता है, तो कितनी बार भी हम कर लें या कितनी बार भी हम प्लानिंग कर लें तो ये इनफर्टिलिटी होगी ही होगी, यानी कि हमारा टाइमिंग गड़बड़ है। दूसरी जो टेम्परेचर का कनेक्शन है ये आपका हाइपोथायराइड से भी कनेक्शन है। अगर आपको हाइपोथायराइड के शिकार है फीमेल्स, तो हाइपोथायराइड में आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो रहेगा ही रहेगा। तो हाइपोथायराइड एक बहुत बड़ी समस्या है फीमेल में इनफर्टिलिटी की, क्योंकि इसका कारण यह भी माना जाता है कि
थायराइड जो है एक आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के रूप में जाना जाता है, यानी कि आपके मेटाबॉलिक यानी कि खाने को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थायराइड ग्रंथि काम करती है। तो आपकी बॉडी में सब चीजें प्रॉपर तरीके से हो रही हैं, ये थायराइड का काम है। और वही हाइपो हो गया तो हार्मोन्स भी गड़बड़ हो जाएंगे, T3 T4 नहीं बनेंगे और बॉडी की रिएक्शंस यानी कि केमिकल रिएक्शन भी टाइम पर नहीं होंगी। और बच्चे में जब बच्चा अगर मान लो कंसीव हो भी गया, प्रेगनेंसी ठहर गई, तो 1 साल तक के बच्चे के ब्रेन का विकास थायराइड ग्लैंड करती है। तो ऐसे बच्चे का क्या फायदा जो खुद ही अस्वस्थ हो, खुद ही बीमार हो, खुद ही कुछ ना कुछ समस्याओं के साथ जूझ रहा हो। तो इससे तो बढ़िया कई बार ऐसे माता पिता कहते हैं कि ना होता तो अच्छा होता। तो यानी कि प्रेगनेंसी में थायराइड की समस्या भी एक इनफर्टिलिटी का कारण है, क्योंकि हाइपोथायराइड हो गया। हाइपोथायराइड में आपका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो वो कॉपुलेशन में यानी कि वो ओव्यूलेशन में एग के प्रॉपर तरीके से मैच्योर होने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आती है। वो मैच्योर होगा नहीं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर की हीटअप भी जरूरी है, हीट होना भी जरूरी है। तो वो हीट मिलेगा नहीं तो जो अंडा है वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाएगा और इनमैच्योर होकर वो पास आउट हो जाएगा। तो अधकुचला यानी कि अनडेवलप्ड एग जब निकलेगा तो फर्टिलाइज भी नहीं होगा। तो हाइपोथायराइड की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर भी मेंटेन रखना, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर भी मायने रखता है इनफर्टिलिटी के केसेस में। नेचर ऑफ वेजाइना यानी कि ये हाईली, ये तो एसिडिक नेचर होता ही है, लेकिन अगर ज्यादा एसिडिक नेचर हो, अभी हमने बताया कि इसका नेचर एसिडिक है या वेजाइना का, तो 30 से 40 करोड़ स्पर्म आते हैं, उसमें से सारे खत्म हो जाते हैं, केवल 10-20 हजार बचते हैं, वो वहां पहुंचते हैं। मान लो जो बहुत ज्यादा एसिडिक होगी तो सारे यहीं पे डेड हो जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, सारे के सारे डेड यहीं हो गए। तो सारे के सारे यहीं खत्म हो गए तो आगे फर्टिलाइज करने के लिए एग वो स्पर्म जाएंगे कैसे? तो हाईली एसिडिक होना वेजाइना का भी एक इनफर्टिलिटी का कारण है। एसिडिक तो होता ही है, लेकिन ज्यादा एसिडिक होगा तो क्या होगा भाई, सारे के सारे स्पर्म भी मर जाएंगे। तो इसकी वजह से भी कई बार ये चेक करा जाता है कि नेचर ऑफ वेजाइना इज हाईली एसिडिक तो नहीं है, तो वो आपके टेस्ट के दौरान पता चलता है कि वेजाइना की एसिडिटी की वजह से, हाइपर एसिडिटी की वजह से, हाइपर पीएच लेवल मतलब जो लो पीएच की वजह से स्पर्म यहां पर आते हैं और डेड हो जाते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। तो ये नेचर ऑफ वेजाइना भी इनफर्टिलिटी का कारण बनता है फीमेल के अंदर। क्वालिटी और क्वांटिटी, मैंने जो स्पर्म की बात बताई, मेल के अंदर ये बात होती है कि उसके जो स्पर्म है वो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए हमें। जब हमें पता है कि वहां तक पहुंचने के लिए हमारे 100 सैनिक मर जाएंगे, तो मैं 100 सैनिक के साथ तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, मुझे पता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 120 सैनिक लेके चलने पड़ेंगे। मुझे पता है कि 100 तो मरेंगे ही मरेंगे रास्ते में, तो मेरे जो 20 बचेंगे वही वहां तक पहुंच पाएंगे, है ना। तो 120 से काम चलेगा और 90 हो तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच सकते। तो यानी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी चाहिए कि यहां तक पहुंचने में मेरे जब 40 करोड़ स्पर्म पास आउट हो रहे हैं तब 4000 पहुंच रहे हैं, और यहां पैदा ही 15 करोड़ हुए तो 1500 पहुंचेंगे, तो फायदा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटी तो ठीक है, चलो 40 करोड़ पैदा हो यहां पर स्पर्म आ रहे हैं, लेकिन वो खुद ही बीमार हैं, खुद ही बुजुर्ग से हैं, वहां पहुंचने के लिए भी तो ताकत चाहिए, दौड़ना चाहिए, यहां से वहां तक की दूरी तय करने के लिए एनर्जी चाहिए, इतना चलना आना चाहिए, इतना दौड़ना आना चाहिए, भागना आना चाहिए। वो खुद ही सुस्त से हैं, खुद ही बीमार हैं, तो वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। वहां तक पहुंचते पहुंचते वो उन्होंने 3-4 दिन लगा लिए, तब तक तो एग यहां पहुंच जाएगा, है ना। तो इसलिए क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए स्पर्म की और क्वांटिटी भी होनी चाहिए। तो 30 से 40 करोड़ स्पर्म एक बार में इजैकुलेशन में होने चाहिए, और वो भी अच्छी क्वालिटी के तंदुरुस्त स्पर्म होने चाहिए, स्वस्थ स्पर्म पैदा होने चाहिए। ऐसे ही एग के साथ है कि एग अगर इमेच्योर निकल गया तो भी इनफर्टिलिटी रहेगी, क्योंकि यहां पर जो एग फर्टिलाइज होगा वो मैच्योर एग होगा, जो अपने आप में एक जीवन है, अपने आप में एक नए जीवन को तैयार करने के लिए तैयार है। तो जो खुद ही बीमार है, खुद ही वो छोटा निकल रहा है, खुद ही वो अनडेवलप्ड है, खुद ही बीमार वो है, गड़बड़ है, तो एक नए जीवन को कैसे जन्म देगा। तो इसलिए एग भी अच्छी क्वालिटी का ही डेवलप होना चाहिए। वो निकल तो रहे हैं लेकिन छोटे छोटे निकल रहे हैं, इमेच्योर निकले, जिसमें पीसीओडी में होता है उसमें इमेच्योर एग्स निकलते हैं। ब्लीडिंग होती है, कभी नहीं होती, कभी हो रही है तो लगातार इतनी ज्यादा दिनों तक हो रही है, नहीं हो रही तो 2-3 महीने गायब ब्लीडिंग। तो यानी कि वहां पर एग का फॉर्मेशन
गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ भी हो रहा है और प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइमिंग में नहीं हो रहा है। तो यहां पर ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ही निर्भर करता है। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस एक बहुत बड़ा कारण है फीमेल्स के अंदर, कि फीमेल्स के अंदर जो यूट्रस है वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, बच्चे को डेवलपमेंट करेगी। तो जब बच्चे का साइज बढ़ता है तो कहते हैं यूट्रस अपनी साइज से 24 गुना बड़ा हो जाता है। 24 गुने का मतलब कि यूट्रस का साइज अगर इतना है तो ये जब प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो इतने बड़े के लिए भी तो भाई इससे इतना बड़ा तो चाहिए। अब वो है ही इतना सा, उससे ज्यादा वो बढ़ ही नहीं रहा, इससे ज्यादा वो बढ़ने की उम्मीद ही नहीं है, तो फिर यहां कैसे बच्चा डेवलप होगा। तो हाइपोप्लास्टिक यूट्रस भी एक बहुत बड़ा कारण है फीमेल्स के अंदर। आजकल ये समस्याएं बहुत तेजी से हो रही हैं कि हाइपोप्लास्टिक यूट्रस यानी कि यूट्रस का सही जो एक मैच्योर है, फीमेल का हाइट वगैरह सब कुछ ठीक है, शरीर का डेवलपमेंट सही है, लेकिन यूट्रस बहुत छोटा है, तो वहां वो कैसे एक अच्छे बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। तो ये तो ठहर रहा है, ये तो प्रेगनेंसी यहाँ हो रही है, यहाँ ये फर्टिलाइज भी हो रहा है, फर्टिलाइज होने के बाद लेकिन अल्टीमेटली डेवलपमेंट तो यही होना है ना। तो इसको बोलते हैं हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, यानी कि यूट्रस का साइज अपने साइज से जो नॉर्मल होना चाहिए उससे बहुत छोटा है और वो उस बच्चे को डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। तो इस कंडीशन में भी फीमेल जो है इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाती है ना। इसके कैलेस्ट्रॉल, कैलेस्ट्रॉल जो ये हार्मोन्स है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, ये तीनों ही हार्मोन जो मेन है, फिर और भी सबसाइड हार्मोन्स होते हैं, लेकिन जो तीन मेन हार्मोन है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये तीनों ही हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन उनको कहते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल किससे बनेगा? जब हम अच्छा घी तेल खाएंगे, जब हम अच्छा घी तेल खाएंगे तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा। हम खा ही बहुत गड़बड़ घी तेल रहे हैं, हम बहुत अनाप शनाप उल्टा पुल्टा घी तेल खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल तो बड़ा है हर किसी का कोलेस्ट्रॉल बड़ा है, लेकिन वो अच्छे की बजाय बैड कोलेस्ट्रॉल बड़ा हुआ है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल से थोड़ी हार्मोन बनने हैं, वो तो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, वो तो हमारे लिए कचरा है, हमारे लिए सिरदर्दी है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए अगर हमारे हार्मोन्स अच्छे बनाने हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की डेफिशिएंसी, गुड कोलेस्ट्रॉल की डेफिशिएंसी की वजह से जब कोलेस्ट्रॉल ही नहीं होगा तो वहां से हमारे हार्मोन्स कैसे बनेंगे, स्टेरॉइड हार्मोन कैसे बनेंगे? जब वो ही नहीं बनेंगे तो इनफर्टिलिटी तो आएगी ही आएगी। तो इनफर्टिलिटी का एक और मुख्य कारण ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर है कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। डाइजेशन ठीक नहीं है, आप जो घी तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और गुड कोलेस्ट्रॉल के एब्सेंस में आपके वो हार्मोन्स बनते ही नहीं है जो आगे जाकर एग को बनाएंगे, यानी कि वो ओवम को बनाएंगे या स्पर्म को बनाएंगे। जब वो ही नहीं बनेंगे हार्मोन तो वो आगे जाकर एग और स्पर्म को बना ही नहीं पाएंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब है कि जो मैंने बताया कि हमारे जो हार्मोन्स हैं ये पिट्यूटरी से कंट्रोल होते हैं। पहले पीनियल ग्लैंड काम करती है, फिर हाइपोथैलेमस काम करती है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड काम करती है, और पिट्यूटरी से मेल और फीमेल दोनों के लिए बता रहा हूं कि दोनों के अंदर पीनियल ग्लैंड काम करती है, टॉप ऑफ द ग्लैंड्स, फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस काम करती है, हाइपोथैलेमस के नीचे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड काम करती है, और पिट्यूटरी में भी एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वहां से एलएच और एफएसएच दो हार्मोन्स बनते हैं। मेल के अंदर भी बनते हैं, फीमेल के अंदर भी बनते हैं। मेल के अंदर एलएच और एफएसएच हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लिए काम करते हैं और फीमेल के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लिए काम करते हैं। तो जब आपका ये जो कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बताया कि पीनियल ग्लैंड हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच और एफएसएच फिर जाकर आगे जाकर ओवरी या टेस्टिस इन पर काम कर रहे हैं। तो ये हार्मोन का इनबैलेंस अगर हो गया, ये कहीं ना कहीं सीक्वेंस में गड़बड़ी हो गई, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो गई, तो आगे जाकर भी ये काम कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे पर्सन तक पहुंचना है, तो चौथे पर्सन तक तो तब पहुंचेगा जब दूसरा पर्सन तीसरे पर्सन को पास करेगा। पहले पर्सन ने तो उसे मैसेज कर दिया दूसरे को, अब दूसरे को तीसरे को भी तो मैसेज देना पड़ेगा, तभी तो चौथे पद तक पहुंचेगा। तो पीनियल मैसेज देती है हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस देती है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी देती है फिर आगे जाकर ओवरीज और टेस्टिस को। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के अंदर ही अगर कॉम्बिनेशन नहीं है
तो फिर भी हार्मोन्स की गड़बड़ी हो सकती है। तो इन ब्लॉकेज को, इंटरनल ब्लॉकेज को भी हमें रिमूव करने की जरूरत पड़ती है जब हार्मोन इनबैलेंस की गड़बड़ी आती है। तो ऐसे पेशेंट में हम फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच और एफएसएच और प्रोलैक्टिन को चेक कराते हैं, मेल के अंदर एफएसएच और एलएच और टेस्टोस्टेरोन को चेक कराते हैं इनफर्टिलिटी के केसेस में। फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज आज के युवा में यानी कि लड़कियों में और लड़कों में फिजिकल एक्सरसाइज के प्रति जागरूकता नहीं है। आज पढ़ाई, नौकरी, अपने आप के कैरियर को इतनी तरफ ध्यान देते हैं कि वो अपने शरीर के बारे में भूल जाते हैं, है ना वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना कुछ वो योगा कर रहे हैं, ना वॉक कर रहे हैं। तो इससे क्या कि उनका वेट बढ़ता जा रहा है। आज देखेंगे फीमेल्स में ओवरवेट की समस्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ओवरवेट की समस्या है। वो खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल गई, पढ़ाई भी अच्छी होगी, लेकिन शरीर फैल गया। और जब शरीर फैल गया, इनकी वेट इतना ज्यादा हो गया, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज आपके ऑर्गन जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में फीमेल्स में पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या सबसे ज्यादा आती है। मेल के अंदर भी अगर वेट बहुत ज्यादा हो गया तो वहां पर शुक्राणु यानी कि आपके जो जर्म सेल है, यानी कि जहां पर सीमेन है, स्पर्म है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी गड़बड़ हो जाती है ना। और ओवरवेट तो अपने आप में एक समस्या है, मतलब बहुत सारी समस्याओं की जननी है। तो ओवरवेट में भी फिजिकल एक्सरसाइज का बड़ा रोल है। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से ही फीमेल के अंदर आज सिजेरियन की केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज नहीं है, हमारी प्यूबिक बोन खुलती नहीं है, हमारा जो हमारा जो पेल्विक बोन वो खुलती नहीं है। जब खुलती नहीं है और उस समय पेन बहुत ज्यादा होता है, पेन बहुत ज्यादा होता है, तो गर्ल्स कहते हैं कि अब तो पेन बहुत ज्यादा है, नहीं 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 ऑपरेशन करो फटाफट। तो एक इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो पेन सहन करने की आदत नहीं है, हम पेन सहन करना भूल गए हैं, हम दर्द को सहन करना भूल गए हैं। आज छोटी सी चोट लगती है, हम परेशान हो जाते हैं, पूरे दिन उसी में ध्यान लगा रहता है। जबकि हम वो व्यक्ति हैं जो खेतों में काम करने वाले होते थे। खेतों में कब किसको क्या लग जाती है, कितनी चोटें डेली लगती हैं, उन सबको नजरअंदाज कर भी हम अपने आप के कामों को करते हैं। और आज छोटी सी चोट लगती है, पूरा घर सिर पे उठा लेते हैं लोग, खासतौर से फीमेल्स उठा लेती हैं। तो वो पेन, और डिलीवरी में तो कहते हैं कि 100 से ज्यादा हड्डियां टूटने का दर्द होता है। यहां तो एक हड्डी टूटी भी नहीं और यहां तो चोट लगने का दर्द इतना ज्यादा है, और वहां तो हड्डियां टूटने का दर्द जितने बराबर दर्द होने वाला है प्रेगनेंसी में। जब डिलीवरी हो रही है तो उस दर्द को सहन करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, तब जाकर आप नॉर्मल डिलीवरी दे पाएंगे, तब जाकर नॉर्मल बच्चे को जन्म दे पाएंगे। नहीं तो फिर वही थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ा सा पीछे से पुश हुआ और आपकी तो जान निकल जाएगी। फिर वो डॉक्टर सीजेरियन करते हैं और वो सी सेक्शन करते हैं। तो ये भी बहुत सारी वजह है कि जिसकी वजह से आपके इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू, हर चीज को डेवलप होने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। हर चीज को, हम छोटे से घर भी बनाए उसके लिए भी रॉ मटेरियल की जरूरत है। तो यहाँ तो एक पूरे जीवन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें कार्बोहाइड्रेट, हमारे फैट, हमारे विटामिन, हमारे मिनरल्स ये प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। और जहां आज भी इस देश में 50% लोग अपने 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, है ना, अपनी रोटी के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी एक बहुत बड़ा कारण है। न्यूट्रिशन वैल्यू, सही आहार नहीं मिलता, गवर्नमेंट इस पर काम करती है। आप देखेंगे डिस्पेंसरीज में, सरकारी डिस्पेंसरी में फ्री मेडिसिन दी जाती हैं, आयरन की फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, विटामिन की फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, क्योंकि होने वाला बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि होने वाला बच्चा केवल उनके परिवार का नहीं है, ये देश का भविष्य है। जिस देश के भविष्य में, जिस देश के बच्चे, अगर विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, मंदबुद्धि बच्चे पैदा हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो जनरेशन कहाँ जाएगी भाई? आने वाले समय में इन्हीं बच्चों को तो किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को राष्ट्रपति बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को आईएएस पीसीएस बनना है। जब यही जनरेशन खराब होती जा रही है तो आगे वाले, तो हमारा सारा फ्यूचर खराब, तो देश का भविष्य खराब हो रहा है। तो ये न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत बड़ा मायने रखती है कि हमारे बच्चे एक स्वस्थ हों। तो न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से, कुपोषण की वजह से भी बच्चे वो डिफेक्टेड होते हैं, ये भी इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं। गांव में हम दूर दराज में देखें तो वहां पर माँ बिल्कुल सूखी साखी सी है, बिल्कुल पतली है, हड्डियां चमक रही हैं, और वो बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को कैसे जन्म देगी? तो कई बार हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू, पोषण तत्व की वजह से भी
इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर उतना तो ग्लूकोज, एनर्जी, उनको विटामिन, मिनरल्स, कोलेस्ट्रॉल हो कि वो एक नए बच्चे को जन्म दे पाए, एक नए बच्चे को डेवलपमेंट कर जाए, क्योंकि माँ के शरीर से ही तो बच्चे का डेवलपमेंट होना है। उसको जितना भी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलनी है वो माँ के शरीर से मिलनी है। तो न्यूट्रिशन वैल्यू की डेफिशिएंसी की वजह से भी इनफर्टिलिटी के शिकार हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं हो रही हैं। तो ये मुख्य मैंने बताए हैं, साथ ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमारे को ये समझना है कि हमारा शरीर अगर स्वस्थ होगा, मतलब जेंट्स का यानी कि मेल का स्वस्थ होना चाहिए शरीर और फीमेल का स्वस्थ होना चाहिए, दोनों के ही स्वस्थ शरीर होंगे, तब जाकर एक स्वस्थ बच्चे का विकास होगा, एक बच्चे का जन्म होगा, एक नए स्वस्थ बच्चा ही जन्म लेकर आएगा। तो इन सब के लिए पहले उन दोनों कपल्स को यानी कि उन दोनों को ही स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और इनफर्टिलिटी के इन सभी कारणों पर पहले से अपनी तैयारी करनी है कि इनमें से कोई भी एक कारण ना हो जिससे कि उनके बच्चे में कोई दिक्कत आए।